हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, उससे हम स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम एक एक डिसीजन मेकिंग वाली प्रोसीजर देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। अ कंपनी प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन मार्केट. It is the policy of company to maintain 30% PV ratio. If the variable cost of product is 280 rupees per unit, what will be the selling price? ठीक है, एक कंपनी नवीन उत्पाद को बाजार में लाना चाहती है और कंपनी का जो लाभ मात्रा अनुपात है PV रेशियो वो दे रखा है 30%। ठीक है, और यदि उत्पाद की परिवर्तनशील लागत 280 रुपये हो, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और PV रेशियो दे रखा है, तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा और आपको कैलकुलेट करना है क्या, इसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दो चीज़ें दे रखी है, PV रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है PV रेशियो। ठीक है, एक तो हमें दे रखा है PV रेशियो, तो हम जो जो दे रखा है वो लिख देते हैं। PV रेशियो है 30% और वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है पर यूनिट 280 रुपीज़, 280 रुपीज़ पर यूनिट, और आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, PV रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, एक बार हम उसे अप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें सेल्स आती है। तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है PV रेशियो का, और हमें कैलकुलेट करनी है सेल्स। तो हम क्या करते हैं, सेल्स को इस तरफ लेके आ जाते हैं। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन PV रेशियो इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास सेल्स है नहीं, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ही है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स को मानेंगे। सपोज सेल्स प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा। देखिए, कंट्रीब्यूशन होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स है एक्स और वेरिएबल कॉस्ट है 280, तो एक्स माइनस 280 हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अभी हम इस चीज़ को फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो हमने लिखा है कौन सा, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन PV रेशियो इंटू 100। तो इसी फॉर्मूले में हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं एक्स। सेल्स को क्या माना, एक्स, कंट्रीब्यूशन है एक्स माइनस 280 और अपॉन में PV रेशियो। अब इंटू 100 लिखा हुआ है हमने, तो PV रेशियो डायरेक्ट 30 लिख देंगे हम। ठीक है, और अगर आप इंटू 100 नहीं लिखते हो तो इसको डायरेक्ट क्या कर दो, 0.30 लिख दो। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं, ये दोनों जीरो हटा के यहाँ पे 0.30 लिखने वाले हैं। तो फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 280 अपॉन 0.30। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ये 0.30 x के इस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 0.3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 280। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। अब हम क्या करेंगे कि ये x वाली डिजिट को आगे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है 0.3x माइनस 1x, x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1x मानेंगे, इज इक्वल टू माइनस 280 रह जाएगा। ठीक है, फिर 0.3x में से 1x माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा ऑब्वियसली। तो माइनस में कितना आएगा, ये आएगा माइनस में 0.7x इज इक्वल टू माइनस 280। ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो माइनस 280 डिवाइडेड बाय माइनस 0.7। ठीक है, x यहाँ पे रह जाएगा। फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 400 रुपीज़। ठीक है, और x मतलब सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू 400 रुपीज़। तो ये था इसका सॉल्यूशन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का। अभी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी हम ध्यान से एनालाइज करते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कंपनी प्रोड्यूस 400 टन ऑफ बार्स स्पेंडिंग 180 लाख टूवर्ड्स द मटेरियल एंड 60,000 टूवर्ड्स द वेजेस एंड अदर ओवरहेड्स। ठीक है, तो एक कंपनी जो है उसने 400 टन छड़ों का निर्माण किया है, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट 180 लाख लगी है, 1,80,000 लगी है, और वेजेस की 60,000 लगी हैं, और दूसरे सारे ओवरहेड भी लगे हैं। ठीक है, 10% ऑफ द आउटपुट वॉज फाउंड डिफेक्टिव विच हैज़ टू बी सोल्ड एट द 10% लेस देन द प्राइस फॉर गुड प्रोडक्शन। ठीक है, 10% जो उत्पाद है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जिसे कि 10% कम प्राइस पे बेचा जाता है, जो कि सही उत्पाद बेचा जाएगा उस उत्पाद से 10% कम प्राइस पर बेचा जाएगा। If the sales realization should give the company an overall profit of 12.12%, 12.1/2 मतलब 12.5%। ठीक है, ऑन द कॉस्ट कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी कॉस्ट के ऊपर 2.5% का प्रॉफिट अर्न करे। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ द बोथ टाइप ऑफ बार्स। आपको दोनों प्रकार की छड़ों की सेलिंग प्राइस निकालनी है, डिफेक्टिव एंड गुड वंस, दोनों दूषित और जो सही बनी है दोनों की। द स्क्रैप अराइजिंग कुड बी सोल्ड फॉर 3,000, और जो स्क्रैप है, जो अवशिष्ट है, उसे 3,000 रुपये में बेचा जाता है। अब एक बार इसकी हिंदी में रीडिंग लगा लेते हैं। एक कंपनी 1,80,000 रुपये की सामग्री और 60,000 रुपये श्रम और अन्य उपरिव्ययों को व्यय करके 400 टन छड़ों का निर्माण करती है और 10% उत्पादन घटिया किस्म का होता है, अतः कंपनी को अच्छे माल के विक्रय मूल्य की तुलना में 10% कम पर बेचना पड़ता है। यदि लागत पर 12.5% का लाभ अर्जित करना हो तो अच्छी और घटिया दोनों किस्मों की छड़ों का प्रति टन विक्रय मूल्य ज्ञात करो और अवशिष्ट पदार्थ 3,000 रुपये में विक्रय योग्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों प्रकार की छड़ें जो हैं, दोनों बार्स जो हैं, उनकी टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। तो देखिए ये जो टोटल कॉस्ट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए मटेरियल कॉस्ट लगाई है, एक बार यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मटेरियल कॉस्ट लगाई है छड़ों के निर्माण के लिए, वो लगाई है 1,80,000 की। ठीक है, इसके बाद लेबर कॉस्ट भी लगाई है, लेबर लगाई है उसमें 60,000 की, तो टोटल हो रही है इन दोनों की 2,40,000। ठीक है, इसके बाद में एक स्क्रैप जो है वो भी बेचा गया है, सेल ऑफ स्क्रैप 3,000 रुपये में, वो माइनस करना है इसमें से, तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप देखिए कितना है, 3,000 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आएगी 2,37,000। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट, मतलब इतनी कॉस्ट लगा के ये दोनों प्रकार की छड़ें बनाई गई हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि ऐड करना है प्रॉफिट, वो भी कितना, कॉस्ट के ऊपर 12.5%, तो प्रॉफिट एट द 12.5% ऑन कॉस्ट। तो हमारी जो कॉस्ट है 2,37,000, उस पर 12.5% का प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 29,625। फिर हमारी जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, टोटल सेल्स वैल्यू दोनों छड़ों की, वो हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों की टोटल करेंगे तो 2,66,625। ठीक है, तो ये टोटल सेल्स प्राइस है और ये दोनों छड़ों की है। ठीक है, अब आपसे हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें सही जो गुड प्रोडक्शन है उसकी और जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है उसकी, दोनों की सेलिंग प्राइस बतानी है। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टोटल जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो कितनी है। देखिए प्रोडक्शन क्वांटिटी जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में वो है 400 टन। ठीक है, 400 टन कुल उत्पादन है, जिसमें से जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है वो कितना है, तो वो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्शन। डिफेक्टिव प्रोडक्शन है कुल प्रोडक्शन का 10%, तो कुल प्रोडक्शन है 400 का 10%।
तो ये हो जाएगा कितना, 40 टन। 40 टन जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है। तो गुड प्रोडक्शन कितना हुआ, तो गुड प्रोडक्शन हम टोटल प्रोडक्शन में से डिफेक्टिव प्रोडक्शन माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन 400 में से 40 माइनस करेंगे तो 360 टन क्या आ जाएगा, गुड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा गुड प्रोडक्शन और डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए टोटल सेल्स प्राइस है। अब इस सेल्स प्राइस को दोनों में बांटना है, डिफेक्टिव में और गुड में, और हमें दोनों की सेलिंग प्राइस पता नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना पता है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है वो गुड प्रोडक्शन के मुकाबले 10% कम पे बिकता है, ठीक है। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, सपोज़ एक बार मान लेते हैं, सपोज़ द सेल प्राइस ऑफ गुड प्रोडक्शन की सेल प्राइस जो है वो हम मान लेते क्या, x, ठीक है। अगर गुड प्रोडक्शन की x है तो फिर सेल प्राइस जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन की कितनी होगी, x से 10% कम। तो सेल प्राइस ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन मतलब x में से x का 10%, x में से x का 10% माइनस करेंगे हम, तो x माइनस 0.1x, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.9x, ठीक है। तो गुड प्रोडक्शन की तो कितनी हो गई x, और डिफेक्टिव प्रोडक्शन की 0.9x। कैसे आई 0.9x, कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है वो गुड प्रोडक्शन से 10% कम में बिकता है। तो अगर गुड प्रोडक्शन की जो सेलिंग प्राइस है वो x है, तो डिफेक्टिव प्रोडक्शन की x में से 10% माइनस करने पे तो x का 10% किया तो 0.1x आया, और वो x में से हमने माइनस किया तो 0.9x आया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल सेल्स कैसे, उसकी इक्वेशन बनेगी, टोटल सेल्स हम निकालेंगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमारे पास गुड प्रोडक्शन कितना है, 360 टन, और इनटू उसकी सेलिंग प्राइस x, प्लस हमारे पास डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना है 40 टन, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 0.9x। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो हमारी टोटल सेल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, 360 इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 360x, प्लस 40 इंटू 0.9x करेंगे तो ये आ जाएगा 36x, ठीक है। तो टोटल जो हो जाएगा, ये दोनों x वाले जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 396x, ठीक है। फिर देखिए 396x जो है वो बराबर है किसके, टोटल सेल्स के, और हमारे पास टोटल सेल्स वैल्यू है कितनी, 2,66,625। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो 396x है वो इक्वल है किसके, 266,625 के, ठीक है। अब देखिए हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2,66,625 डिवाइडेड बाय 396। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ये आ जाएगी 673.30 जब आप डिवाइड करके निकालोगे। और x मतलब क्या, x मतलब है गुड प्रोडक्शन। तो सेल्स प्राइस ऑफ गुड प्रोडक्शन की सेल्स प्राइस को ही हमने x माना था, तो गुड प्रोडक्शन की सेल्स प्राइस हो गई 673.30। तो अब जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन है उसकी कितनी रहेगी, उसकी इससे 10% कम। तो अभी डिफेक्टिव प्रोडक्शन की हम कैलकुलेट करते हैं। सेल्स प्राइस ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन, तो वो अभी हम जैसे 673.30 अगर गुड प्रोडक्शन की है तो गुड प्रोडक्शन का 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 67.33, ठीक है। 67.33 हो जाएगी 10% इसका। तो वो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे बैड प्रोडक्शन मतलब वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन की क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी।
तो ये आ जाएगी पर टन, ठीक है। 605.97 ये दोनों ही सेल्स प्राइस है किसकी, गुड़ की और डिफेक्टिव की, ठीक है। ये भी पर टन है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। क्लियर। फिर अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। अ कंपनी हैज़ टू एक्वायर एनी वन ऑफ मशीन ए और बी, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल अबाउट दैम। एक कंपनी को ए या बी में से किसी एक मशीन को क्रय करना है और उसके बारे में उपलब्ध सूचनाएं निम्न प्रकार है। अब आपको मशीन ए या बी में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और दोनों की डिटेल आपको दे रखी है। अब सबसे पहले देखिए, मशीन ए की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, मशीन बी की दे रखी है 2 लाख। फिर वार्षिक क्षमता, एनुअल कैपेसिटी, कि ये मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये मशीन 20,000 बना सकती है और बी मशीन जो है वो 50,000 यूनिट्स बना सकती है। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है। फिर आगे देखिए, एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है, ए की 10,000 ईयर और बी की भी 10,000 ईयर। फिर स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, ए का नील है और बी का 10,000 है। फिर मटेरियल पर यूनिट दे रखा है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। ए मशीन में अगर बनाते हैं तो 3 रुपये के हिसाब से और बी मशीन में भी 3 रुपये के हिसाब से। ह्रास के अतिरिक्त उत्पादन लागत प्रति इकाई, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा दूसरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 5 रुपये और 4.50 रुपये लगेगी बी के लिए। फिर वर्तमान वार्षिक उपरिव्यय का हिस्सा, निरीक्षण, किराया आदि, पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड पर एनम, सुपरविजन, रेंट एक्सेट्रा 20,000 और 20,000। और ब्याज की दर 10% वार्षिक है। यह उत्पाद 9 रुपये प्रति इकाई की दर से बाजार में उपलब्ध है तथा 8.50 रुपये की शुद्ध दर पर बेचा जा सकता है। कंपनी को 30,000 रुपये वार्षिक इकाइयों की आवश्यकता है। बताइए दोनों मशीनों में से कौन सी मशीन मितव्ययी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum. The production can be purchased from the open market at the 9 rupees per unit and can be sold at the 8.50 rupees per unit. ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है, अगर इन मशीनों को क्रय करने के लिए कोई कैपिटल लगाई जाती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा वो 10% रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है जो ये मशीनों के थ्रू हम बनाना चाहते हैं वो बाज़ार में 9 रुपये पर मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम उसे मार्केट में बेचना चाहते हैं तो 8.50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच सकते हैं। द कंपनी रिक्वायर्स 20,000 यूनिट, और कंपनी को साल में 30,000 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विच मशीन इज़ मोर इकोनॉमी, दोनों में से कौन सी मशीन मितव्ययी होगी, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि हम मशीन ए परचेज़ करें कि मशीन बी परचेज़ करें। अब मशीन ए की कैपेसिटी 20,000 यूनिट की है, जबकि कंपनी को पूरे साल भर में 30,000 यूनिट चाहिए। तो अगर वो मशीन ए खरीदते हैं तो उन्हें 10,000 यूनिट मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी, जो कि कितने में मिलेगी, 9 रुपये में मिलेगी, ठीक है। और अगर वो बी मशीन खरीदते हैं तो बी मशीन की जो कैपेसिटी है वो 50,000 यूनिट की है और कंपनी को चाहिए सिर्फ 30,000 यूनिट, तो 20,000 यूनिट मार्केट में बेचनी पड़ेगी, जो कि कितने में बिकेगी, 8.50 पर यूनिट के हिसाब से। तो अभी हमें देखना होगा कि दोनों मशीनों में से कौन सी मशीन कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें दोनों मशीनों के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है कंपनी के पास वो है बाय मशीन फर्स्ट, और उसकी जो कैपेसिटी है वो है 20,000 यूनिट की। तो इसके लिए हम बना देंगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मशीन ए के लिए। तो देखिए, उसमें हमें इस मशीन में प्रोडक्शन करने की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी।
सबसे पहले तो देखिए मटेरियल कॉस्ट लगेगी प्रोडक्ट के लिए। मटेरियल कॉस्ट देखिए कितनी लगेगी, 3 रुपये के हिसाब से लगेगी। और इस मशीन में मैक्सिमम कितनी यूनिट बन सकती है, 20,000 यूनिट बन सकती है, और उस पर 3 रुपये के हिसाब से मटेरियल लगेगा, तो ये आ जाएगी 60,000। फिर इसके बाद अदर प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है हमें क्वेश्चन में। अदर प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये के हिसाब से लगती है मशीन ए के लिए। तो टोटल हम 20,000 यूनिट बना रहे हैं, तो 20,000 पर इंटू 5 के हिसाब से लगेगी, तो ये हो जाएगी 1 लाख। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा डेप्रिसिएशन मशीन का। तो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन के मेथड से निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है। तो इसमें कॉस्ट है लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ कर लेते हैं। तो मशीन की कॉस्ट है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 उसके एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये आ जाएगा 10,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन को ख़रीदने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो मशीन है 1 लाख रुपए की, तो जो ब्याज की दर है वो है 10%, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। तो अगर इस मशीन से हम 20,000 यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट देखते हैं 1,80,000 इसकी टोटल आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स। ठीक है, 20,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट ये लगेगी। अब कंपनी को तो पूरे साल भर में 30,000 यूनिट चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाज़ार से ख़रीदेंगे 10,000 यूनिट वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ बाइंग 10,000 यूनिट एट द ₹9 पर यूनिट। ठीक है। अब ये 10,000 यूनिट जो है, क्योंकि ये मशीन तो 20,000 यूनिट ही बना रही है, कंपनी को 30,000 यूनिट चाहिए, तो 10,000 की जो यूनिट है वो मार्केट से ख़रीदी जाएगी 9 रुपये पे, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी 90,000 पड़ेगी। ठीक है। तो कंपनी अगर ये मशीन ख़रीदती है तो टोटल जो 30,000 यूनिट्स हैं उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी कंपनी को वो कितनी पड़ेगी 2,70,000। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ 30,000 यूनिट। ठीक है। तो 30,000 यूनिट की कॉस्ट अगर ए मशीन ख़रीदी जाए तो कितनी पड़ती है 2,70,000। ठीक है। अब ऑप्शन सेकंड देखिए, ऑप्शन सेकंड जो है कंपनी के पास वो क्या है, वो ये है कि कंपनी जो है वो मशीन बी परचेज़ करे जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 50,000 यूनिट्स। ठीक है। तो अगर वो 50,000 यूनिट्स बनाती है मशीन तो फिर उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी, तो एक बार हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट लग जाएगी। मटेरियल कॉस्ट जो लगेगी वो 50,000 यूनिट, क्योंकि मशीन बी 50,000 यूनिट बना सकती है और उसके ऊपर 3 रुपये के हिसाब से लगेगी, तो 1.5 लाख रुपए की क्या लग जाएगी, मटेरियल कॉस्ट लग जाएगी। फिर अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 4.50 रुपये के हिसाब से लगेगी 50,000 यूनिट पे, तो इंटू 4.5, तो ये जो लगेगी वो लगेगी 2,25,000। ठीक है। फिर लगेगी डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है इसकी जो मशीन की कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट जो है वो कितनी है 2 लाख है, उसमें से उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000, वो माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा कितना 19,000।
ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इस मशीन को ख़रीदने के लिए 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जिस पर 10% की दर से ब्याज लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50,000 यूनिट की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स कि 50,000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है। तो इसकी टोटल आ जाएगी, ये टोटल रहेगी 4,14,000। ठीक है, तो 50,000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट लगेगी 4,14,000। अब कंपनी को तो ज़रूरत सिर्फ कितनी है, 30,000 यूनिट की है। ठीक है, तो फिर पीछे बची हुई जो 20,000 यूनिट है वो क्या करेगी, कंपनी मार्केट में सेल कर देगी। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे, लेस सेल ऑफ 20,000 यूनिट्स एट द रुपीज़ कितनी, 8.5 पर यूनिट। ठीक है, 8.5 रुपीज़ के हिसाब से ये मार्केट में बेच देंगे 20,000 यूनिट। तो उसकी हम जो सेलिंग प्राइस है 1,70,000 वो इस कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। तो हमें 30,000 जो यूनिट है यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 30,000 यूनिट, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 30,000 यूनिट्स की। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 2,44,000। तो 2,44,000 जो है वो 30,000 यूनिट की कॉस्ट हमें पड़ेगी मशीन बी के थ्रू। तो मशीन ए में कितनी पड़ रही थी, 30,000 यूनिट की कॉस्ट 2,70,000 और जबकि मशीन बी में कितनी पड़ रही है 2,44,000। तो मशीन बी ज़्यादा इकोनॉमी है। ठीक है, तो हमें क्या इसका कंक्लूज़न देना है, हमें कंक्लूज़न देना है कि मशीन बी इज़ मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो हम इसका कंक्लूज़न यहाँ पे देंगे। क्वेश्चन के नीचे आपको अपना कंक्लूज़न देना पड़ेगा। तो अभी हम देते हैं कंक्लूज़न, मशीन बी इज़ मोर इकोनॉमिकल, ये आपको देना है। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।